वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की में बात हो रही है बिहार के चुनाव की। बिहार का ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। तेजस्वी यादव अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, बहुत आक्रामक तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार सीन से लगभग लापता है। बीजेपी की कोशिश ये है कि अब की बार बिहार में कमल की सरकार हो। इनके बीच एक चेहरा जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो प्रशांत किशोर है, जिन्हें सियासी गलियारों में पीके के नाम से जाना जाता है। वो शख्स जिन्होंने कई पार्टियों की चुनावी रणनीति बनाई, जीत दिलाई, लेकिन इस बार वो खुद मैदान में है, बिहार से सियासी पारी शुरू कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर वो किसका वोट काटेंगे। कोई कह रहा है कि पीके कांग्रेस और आरजेडी को डेंट पहुंचाएंगे, कोई कह रहा है पीके फैक्टर सबसे ज्यादा नीतीश को नुकसान पहुंचाएंगे। इन सबके बीच सी वोटर के सर्वे में एक बड़ा खुलासा हुआ। 36% लोग ये कह रहे हैं कि पीके दोनों खेमों के वोट काटेंगे। 20% लोग ये कह रहे हैं कि पीके से एनडीए को नुकसान होगा। तो 18% लोगों का मानना यह है कि प्रशांत किशोर महागठबंधन को डेंट पहुंचाएंगे। तो अब ये जो आंकड़ा है, अब आप देखें एनडीए का जो वोट परसेंटेज है वही 40 से 42% का है। हर्षवर्धन जी, मैं यहीं से चर्चा की शुरुआत को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, अब ये जो सर्वे कह रहा है कि 20% वोट ये एनडीए का काट सकते हैं और 18% जो है वो विरोधियों का काट सकते हैं, तेजस्वी यादव का वोट काट सकते हैं। ये असेसमेंट तो कमोबेश इसी के नजदीक का असेसमेंट हम लोग भी कहानी कुर्सी की में चर्चा में कर रहे थे। काटेंगे तो दोनों के बराबर भी कट सकते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा असेसमेंट हमारा तो कतई नहीं है। इतना वोट अगर ये काटने की स्थिति में आ जाएंगे तब तो ये नीतीश कुमार हो जाएंगे। अगर इतना वोट ये काट लेंगे जितना इस सर्वे में बताया जा रहा है तब तो ये नीतीश कुमार हो जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश कुमार नहीं हो सकते। कोई ऐसा मतदाता समूह नहीं है जो इनके पीछे चला आए। और वो बात कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन दिल्ली एक अलग मॉडल था, दिल्ली की अलग स्थितियां थी। अब अभी हम इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिस दिन पहले दिन मैंने वो खबर सुनी तो मैं ही हिल गया कि सिर्फ 15% लोगों के पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, पता नहीं कितने पास हैं बिहार के लोग। और दिल्ली की आप बात करेंगे तो दिल्ली किस पर लुभाई जा सकती है, तो 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री पे। तो दोनों का फासला समझिए। तो वहां ये नहीं हो सकता है जो दिल्ली में हुआ। दूसरा, प्रशांत किशोर इतने समय में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नई नहीं क्रिएट कर पाए हैं जिसको लेकर हम कहें कि नहीं अब ये वाला तो पक्का हो गया। बिहार 3-4 जो क्षेत्रों में बटा हुआ है, सेगमेंट में बचा हुआ है, उसमें किसी एक क्षेत्र में प्रशांत किशोर की पार्टी ऐसी दिखती हुई नहीं समझ में आ रही। और सोचिए उनकी स्थिति यह है कि कभी कोई कहता है कि अच्छा पप्पू यादव चले जाएंगे क्या, हालांकि पप्पू यादव नाराज हो जाते हैं, उल्टा सीधा लिखने लगते हैं। वो मनीष कुमार जो यूट्यूबर था उसको ज्वाइन कराते हैं बड़ी प्रसन्नता से। मतलब अब इससे ही अंदाजा लगा जाइए कि प्रशांत किशोर की क्या हैसियत है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना, ठीक है डेंट करेंगे, दोनों को करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि जो वो कर रहे हैं कोई दशा दिशा नहीं है तो जो भी होगा वो कट जाएगा। अच्छा, इससे ज्यादा आप नहीं मान सकते हैं। मैं कास्ट वाइज जो समीकरण है वो भी जरा आज रिसर्च करके लेकर आई कि जो अलग अलग दलों का जो सबसे ज्यादा ताकत जहां पर है और जिन क्षेत्रों में है वो भी मेरे पास है। अब अगर मान लीजिए आप कुर्मी जाति के वोटर्स की बात करते हैं तो नीतीश कुमार का सीधा वोटर है सर, ये तो जाने से रहा। हम एनडीए की जब बात करते हैं तो उसमें हमें जेडीयू को और बीजेपी को साथ लेकर देखना है। तो अगर कुर्मी वोटर नहीं जा सकता तो फिर तो यही कहा जाएगा कि बीजेपी का ही वोटर कटेगा। देखिए इसमें एक चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये जो सर्वे आप दिखा रहे हैं जी, यशवंत बहुत काम करते हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से, हम शायद उसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, हर्षवर्धन जी ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक बात है कि एक तो उनके पास कोई वोटर उस तरह से नहीं है पूरे के पूरे। लेकिन ये सर्वे क्या कह रहा है? सर्वे ये नहीं कह रहा कि 36% और 18% और 20% वोट काट रहे हैं वो, ये नहीं कह रहा सर्वे। सर्वे कह रहा है कि 36% लोगों ने कहा कि वो दोनों के वोट काट सकते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, है ना। और 18% लोगों ने कहा कि वो महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, 20% लोगों ने कहा कि वो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये परसेंटेज वोट का नुकसान नहीं है, ये ठीक है, समझे कि 20% वोट का नुकसान एनडीए को कर रहे हैं या 18% महागठबंधन को कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं लोग, समझे। इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है।
इसलिए आप जो बात बोले वो बात ठीक है, और वो सर्वे भी उसी तरह से कर रहा है। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि इन दोनों का वोट कितना काट सकते हैं, कितना वोट काटेंगे, ये सर्वे इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है। इसमें एक क्लैरिटी ये होनी चाहिए। दूसरी बात कि प्रशांत जी के साथ एक जो नई राजनीति में लोग समझना चाहते हैं, जो बदलाव चाहते हैं, वो उसमें से कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई जाति का कोई वोट हो या किसी समाज का भी कोई स्पेसिफिक वोट हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो इसलिए उनके वोट काटने की परसेंटेज पर लोगों ने कहा है, लेकिन कितने परसेंट वोट काटेंगे ये इससे नहीं नजर आता, और जब तक वो नहीं पता पड़े तब तक आप उसको उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी बिहार में नहीं देख सकते कि क्या वो नीतीश कुमार बनने वाले। आप पीके को अक्सर पांडे जी कह के बुलाते हैं, प्रशांत किशोर पांडे जी, तो मैं इसलिए आपसे ये कह रही हूं कि अगर कास्ट वाइज भी हम इसे एनालिसिस करने की कोशिश करें, आप 2020 की तुलना में अगर आज की परिस्थिति देखें, उस वक्त 52% सवर्णों का वोट एनडीए के पास गया। आज की परिस्थिति में अगर एनडीए का वोट काटने की स्थिति में प्रशांत किशोर आते हैं, तो आपको लगता है कि वो कर पाएंगे, बीजेपी का वोट काट पाएंगे, या वो जो विरोधियों को 15 या 20% वोट सवर्णों का जा रहा है, वहां पर कोई डेंट लगेगा? बीजेपी का वोट तो मुझे कटने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख मतलब रही। बाद में क्या होता है, ये पूरे जो क्राइम का जो सुशासन बाबू का जो रिकॉर्ड बन रहा है वो कितना नुकसान पहुंचाता है उसको, वो है। बाकी बीजेपी का वोट कट रहा हो ऐसा नहीं लगता। बीजेपी के अलावा जो अपर कास्ट का वोट कहीं जा रहा है, उसमें से कुछ हिस्सेदारी उनकी हो सकती है, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी का वोट इस चुनाव में कम होगा किसी के भी रास्ते से, मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा। बाकी तो स्थितियां क्या बदलती है, एज ऑफ नाउ जैसे कहते हैं आप, एज ऑफ नाउ में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का वोट कोई कट रहा है। लेकिन इस बात की आशंका मुझे बार बार लग रही है कि जो उनके मित्र हैं नीतीश कुमार जी और आपके मित्र हैं सुशासन बाबू, उनको जब तक वो झेलते रहेंगे उससे उस ग्राफ में थोड़ी कमजोरी आएगी। ठीक, इसी में अगर मैं समीर जी आपसे समझूं कि यादव वोटर जैसे हम ये कहते हैं, अच्छा मिथिलांचल में असदुद्दीन ओवैसी जब चुनाव लड़े तब उन्होंने तो वोट काटे ना, सीमांचल में बिल्कुल। देखिए वोट कब करते हैं, मतलब किसी भी एक पार्टी के साथ किसी भी एक जाति का 100% वोट नहीं रहता है। बहुसंख्यक वोट किसी के पास चला जाता है। कुर्मी वोट नीतीश कुमार के बाद बहुसंख्यक में चला जाएगा, ब्राह्मण का बड़ा वोटर, कायस्थ वोटर भारतीय जनता पार्टी का बहुसंख्यक में जाएंगे, और यादव वोटर कहीं नहीं जाएगा। 83% जो अभी भी लालू यादव की पार्टी के साथ है वो वही रहेगा। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि भाई हम सिर्फ एमवाई की पार्टी नहीं है, तो एमवाई और बाप भी उन्होंने उसके आगे जोड़ दिया है। BAAP का उन्होंने नायक दे दिया था कि भाई सब लोगों की पार्टी भी, बहुजन की भी है, आधी आबादी की है, सब जोड़ के उन्होंने दिया था। देखिए प्रशांत किशोर बहुत एक राजनीति को समझने वाले व्यक्ति है। ठीक है कि वो राजनीति में लंबे से नहीं रहे, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने बहुत करीबी से काम किया। वो राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनीति के समीकरणों पर काम करती है। उन्होंने राजनीति की नहीं, लेकिन राजनीति कैसे की जा सकती है वो तो उन्होंने सिखाया ना। या चुनाव कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे माहौल बनाया जाता है, कैसे आपको जमीनी समीकरण क्या है स्थिति में, और वो इसमें माहिर खिलाड़ी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बिहार की राजनीति को वो जानते हैं, और लंबे समय में जन स्वराज के लिए जिस तरीके से गांव-गांव में घूम रहे, वो इस बात को जानते हैं कि जातिगत समीकरण बिहार का बहुत मजबूत है। और मैं ब्राह्मण होने के नाते में अगर पांडे हूं प्रशांत किशोर, तो मैं जाति के रूप में एस्टेब्लिश नहीं होऊंगा, लेकिन जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिहार का 243 सीटों के ऊपर, तब प्रशांत किशोर की असली परीक्षा होगी। और वो ऐसे उम्मीदवार को, जहां कोई कुर्मी बहुल सीट है, तो वहां वो बेहतर कुर्मी उम्मीदवार पढ़ा लिखा देंगे, उस समय में वो कुर्मी के वोटर काटेंगे। और निश्चित तो सवाल सर ये भी है ना कि वो पूरी 243 सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे, या ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी है क्या कि पूरी 243 सीटों पर वो चुनाव लड़े? विजय जी, छोटी सी बात जोड़ दूं मैं, वो तो उनकी मर्जी है कितने लोग वहां पर मिलते हैं, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। लेकिन जो बात अभी हुई, कोई अच्छा शेफ है वो आपको अच्छी रेसिपी यूट्यूब पर बता सकता है कि गुलाब जामुन कैसे बनाना चाहिए और बेहतर गुलाब जामुन कैसे बनाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। लेकिन खुद शेफ को अच्छा गुलाब जामुन बनाने के लिए खोआ तो चाहिए ना। वो खोआ उसके पास है कि नहीं, वो घी उसके पास देसी घी है कि नहीं, वो चीनी उसके पास अच्छी वाली है कि नहीं, वो वाला सवाल है। उनकी इस नियत पर और उसकी समझ पर थोड़ी सवाल कोई कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, लेकिन इस बात में तो दम है ना कि भाई कैंडिडेट भी तो अच्छे होने चाहिए 243 सीटों के लिए। असम गण परिषद आई थी तो तब उनके पास कौन सा खोआ था?
जनता ने उनको वोट दिया। अरविंद केजरीवाल वो पूरे खुद का मूवमेंट कॉन्ट्रैक्ट अलग हुआ किस्म का था। भाई जो जनता 20 साल से नीतीश कुमार का शासन देख रही है, जो जनता 15 साल से लालू प्रसाद यादव का जंगल राज देखा, और उन्हें लग रहा हो कि लालू ने 15 साल में बहुत ज्यादा बिहार को आगे बर्बाद किया, 20 साल में नीतीश कुमार उनकी उम्मीदों के हिसाब से बिहार को आगे लेके नहीं जा सके, तो एक बार हम प्रशांत किशोर को कई जगह मौका देकर देखते हैं। 40% आबादी में तो लालू जी का जंगल राज देखा ही नहीं है। रूप में नहीं, वो अपना वोटर बना सकते हैं इसके अंदर। लेकिन सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होनी चाहिए। अभी जी, स्थिति ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक हैं रंजीत यादव, उनकी मौजूदगी में एक राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने फिर से कह दिया कि कभी नारा लगता था भूरा बाल साफ करो, आज फिर वो कहने का समय आ गया है। किसी ने मना किया तो धीरे से उन्होंने इशारा किया कोई बात नहीं, बोलने दो। जब आया तो रंजीत यादव ने सफाई दी। आपको याद होगा लालू जी ने भी सफाई दी थी कि मैंने कभी ऐसा कभी कहा ही नहीं था कि भूरा बाल साफ करो, तो जबरदस्ती कुछ लोगों ने डाल दिया, लेकिन उस वक्त तो वो नारा चला। अब बिहार में अगर इस तरह की स्थितियां हैं और उसमें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि किसी और के लिए कोई स्पेस चुनाव आते बचेगा, तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं दिखती है। ये क्लियर कट एनडीए बनाम महागठबंधन होगा। ये बहुत अभी शार्प इलेक्शन होने जा रहा है और दोनों बहुत मजबूत गठजोड़ हैं, इसको आप समझिए। तो ऐसे में जब इतनी मजबूत लड़ाई होती है तो थोड़ी मुश्किल होती है। वैसे भी जो कोचिंग वाले पढ़ाने वाले होते हैं, जो आईएएस बनाते हैं बहुत, वो कभी बन नहीं पाते हैं। इतिहास तो ऐसा ही और रहा ये है। इसको और नैरो करेंगे ना, तो ये बीजेपी वर्सेस आरजेडी इलेक्शन है। बीजेपी वर्सेस आरजेडी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन अभी तो गठबंधन है, तो जब गठबंधन है तो फिर सीट शेयरिंग भी होगी, उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन की सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव के घर एक लंबी मीटिंग चली, इसमें कांग्रेस, माले, सीपीएम, सीपीआई के नेता शामिल हुए। तेजस्वी यादव इस बार सीटों के बंटवारे में कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 100 सीट पर चुनाव जीतने जा रही है। इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव मैक्सिमम सीट अपने पास रखना चाहते हैं। पिछली मर्तबा कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके केवल 19 कैंडिडेट ही जीत पाए थे। ऐसे में कांग्रेस की सीट इस बार कटना तय माना जा रहा है। साथ ही माले के पिछली बार के परफॉर्मेंस के मुताबिक सीटों में इजाफा किया जा सकता है। तेजस्वी यादव कांग्रेस के कोटे की सीट काटकर बाकी अन्य सहयोगियों में इस बार आगे ट्रांसफर कर सकती है। तो इस बार क्या समीकरण महागठबंधन में बैठता हुआ दिख रहा है? समीर जी, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव 100 सीटों पर तो पहले ही दावा कर चुके हैं। रही बात अब कांग्रेस की, कांग्रेस पिछले परफॉर्मेंस की तुलना में तो इस बार सीटों का बंटवारा होगा। इतना कोई शानदार परफॉर्मेंस था नहीं। राहुल गांधी भी जानते हैं कि बिहार में उनकी पार्टी की स्थिति क्या है। निश्चित रूप से इस बार अगर आप महागठबंधन की अगर आप बात करेंगे तो देखिए गठबंधन में दल भी ज्यादा हो गए। आज माले के 2 लोकसभा सांसद हैं, तो आप उनको उनके हैसियत के हिसाब से सीटें दोगे। सीपीआई सीपीएम वालों को भी आपको सीटें देना पड़ेगी। इसके बाद चिराग पासवान के चाचा, जिन्हें अब बाहर हो चुके हैं वो एनडीए से, पशुपतिनाथ पारस, वो भी आज महागठबंधन की बैठक में कल शामिल हुए थे। आप उनको भी सीटें देने वाले हो। आप उपेंद्र कुशवाहा को भी कोशिश कर रहे हो लाने की, उनको आप दोगे। आप वीआईपी को भी सीटें देने वाले हो। तो आपके पास जब संख्या बढ़ेगी सहयोगी दलों की, 6 से ज्यादा गठबंधन के सहयोगी आपके साथ है। कहा जा रहा है कि ओवैसी भी आपके साथ चुनाव लड़ सकते हैं, ओवैसी ने भी प्रस्ताव दिया। अंतिम समय में ओवैसी आपके साथ आएंगे तो उनको भी आपको सीमांचल में सीटें देने पड़ेगी। तो ये तय है कि सीटें उनका प्रस्ताव तो जरूर है। मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि तेजस्वी यादव अपने मुस्लिम वोट के लिए इनको कोई समझौता करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन यह तय है कि चिराग पासवान के जो चाचा रहे, पशुपति पारस केंद्र में मंत्री भी रहे, वो इस बार जरूर चुनाव लड़ेंगे और उनको वो सीटें दी जाएगी जहां चिराग पासवान का राय, जहां जमुई है, हाजीपुर है, इन सीटों पर उनको सीटें दी जाएगी। तो अभी सीटें कम होना है, तेजस्वी की भी सीटें कम हो रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं रहा है। कांग्रेस सीटों पर जीती है। जो मैं अभी तक जितना पढ़ पाई हूं, समझ पाई हूं, अन्य विश्लेषकों को भी सुनकर मैं वो आपके सामने रख रही हूं कि यहां से तो बल्कि तेजस्वी यादव अपनी सीटें 150 सीटों पर अगर वो लड़ते हैं, कांग्रेस के कोटे की सीटें काटते हैं, अगर माले का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हम देखें, 19 सीटों पर वो चुनाव लड़े, 12 सीटें उन्होंने जीती, तो वहां पर कम से कम 5 से 6 सीटों का वो इजाफा कर सकते हैं। नहीं, और लोकसभा की सीटें भी सिर्फ कांग्रेस और माले की आप देखिए लोकसभा की सीटें भी उन्होंने वो जीती है। काराकाट की उन्होंने सीट जीती है, आरपी सिंह की सीट उन्होंने जीती है, दोनों महत्वपूर्ण सीटें उन्होंने जीती है। तो माले मजबूत है। और आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप भी गठबंधन में शामिल हुई है, 2-3 सीटें आपको भी देंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस गठबंधन की कल बैठक में शामिल हुआ था। तो सबको इस बार तेजस्वी यादव एडजस्ट करके चलेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटें कम होगी। तेजस्वी यादव भी कुछ सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तेजस्वी यादव जानते हैं कि इस बार जो गठबंधन बने
सीटों का सहमति बने, एक साझा घोषणा पत्र हो और सब मिलकर चुनाव लड़े, और जहां जो विनिंग कैंडिडेट है या जो विनिंग पार्टी है सहयोगी दल की, उसको वहां टिकट दिया जाए। अच्छा, कांग्रेस बड़ी क्वाइट सी लग रही है हर्षवर्धन अरे नहीं, जी। मैं तो समीर जी ने आज फिर पप्पू यादव को दुखी कर दिया होगा। बेचारे वो कल से कह रहे हैं कि भाई लोकसभा के आधार पर आप सीट तय कीजिए, और समीर जी और उनकी सीट कटवा रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने और को, मतलब तेजस्वी जी तो अपमानित करते ही करते हैं, ये और उसमें रास्ता लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें आप मतलब कम क्या करना चाह रहे हैं, ये सवाल ये है। और क्या कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा, या आप मानते हैं कि कांग्रेस कुछ कर ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के बूते सब कुछ कर रही है? मतलब ये भी बड़ा सवाल है ना। माले को आप मान रहे हैं कि वो मजबूत हो रही, कांग्रेस को मजबूत नहीं मान रहे हैं। पप्पू जी ने कल ही कहा है, फिर वो लगातार कह रहे हैं कि भाई जितना जो लोकसभा वाला क्राइटेरिया है उसको फिट कीजिए। अगर ये होगा और आप जो कह रहे हैं ये होगा, तो इसका मतलब तो ये होगा कि टकराव और ज्यादा बढ़ने वाला है सीटों को लेकर। लेकिन पप्पू यादव भी तो फिट नहीं हो पा रहे हैं ना, समस्या ये है। नहीं, ऐसे गिर गए, उससे थोड़ी आप हर चीज को एक दिन चलाते रहेंगे। वो साथ में अभी उनके गिर गए थे उस दिन, वो वहां पर सीट पर, कुर्सी पर, क्या है, सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते, वो अलग बात है, लेकिन वो साथ ही हैं और उनके। कन्हैया कुमार को बता दिया गया था कि आपको अभी दूर रहना है, गलत समय पर वो टाइमिंग, मुझे एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि वो दोनों की टाइमिंग गड़बड़ हो गई, कि कन्हैया कुमार भी उसी समय आ गए, अगर नहीं आते तो शायद कुछ और बात होती। लेकिन मसला क्या है कि कांग्रेस की कोशिश इस बार ये है, एक तो लोकसभा में जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हुई है उनकी जाहिर तौर पर, और आरजेडी से तो बेहतर ही है। उनकी कोशिश ये है कि सीट कम भी हो जाए, लेकिन पिछली बार उनको क्या किया कि जितनी हारने वाली सीट थी, जो शॉर्ट थी कि हारनी है, वो सारी सीटें उनको दे दी गई। अब वो इस बार कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसी सीटें हमें मिले जिस पर हमारा विनिंग सीटें हो, कम से कम एक ठीक लड़ाई लड़ सके, मुकाबला लड़ सके। कांग्रेस के लोग मिशन 90 टाइप बात कर रहे हैं, तो वो मिशन 90 मिशन 90 का एक आंकड़ा वो लेके चल रहे हैं। तो 70 पिछली बार थी, इस बार 90 सीटें वो लड़ना मतलब वो चाहते हैं। चाहते ही हैं, मिले न मिले की बात, लेकिन चाहते ही और हैं कि अभी 90 महागठबंधन को ये तय करना है कि क्या वो इस सरकार को बदलना चाहते हैं। अगर ये मिशन हो तो फिर सीटों को उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि तेजस्वी जी को कम करनी है, कि कांग्रेस को कम करनी है, किसको कम करनी है। लेकिन वो अब इस लड़ाई में इतना आसान काम नहीं होता। मुकेश सहनी की पार्टी, मुकेश सहनी भी कह रहे हैं कि बहुत छोटा हिस्सा है। ये आप पता नहीं तंज के तौर पर करें क्या, कितना एडजस्ट करें। सीट तक में तो कांग्रेस के नेताओं को नहीं घुसने दिया, ट्रक पे 2 लोगों को नीचे कर दिया। अब आप और क्या चाह रहे हैं, क्या छोड़ दें वो, मतलब ये भी तो बताइए ना। आप ऐसे अरे राहुल जी को नहीं पता है, सुनिए ना, नहीं, तेजस्वी यादव चाहते हैं कांग्रेस पार्टी स्पेस छोड़ दे। नहीं, विजय जी चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी अपनी सारी ताकत कांग्रेस को सौंप दें। नहीं, तेजस्वी जी कांग्रेस की ताकत को लेकर कुछ ताकतवर बने, ऐसा वो समझ रहे हैं। ऐसी बात एक्सरसाइज हो रही है कि भाई कांग्रेस की ताकत का भी इस्तेमाल करें, और कांग्रेस जो है तेजस्वी जी की चलते चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने फीडबैक दिया कि राहुल जी कृपया आप सभा करने मत आइए, आप सभा कर रहे हैं, फायदा भाजपा को हो रहा है। ये 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। 25 के पहले जिस दिन राहुल जी चरण उनके पढ़ रहे हैं, वहां ट्रक में से उनके 2 ट्रक या बस रथ जो भी आप कहिए, उसमें से 2 लोगों को मतलब गिर पड़े या रोक दिया गया, जो भी रहा। नहीं, रोका ही गया सर, क्या गिर पड़े, रोका गया। नहीं, गिर भी गए थे, ऐसा वो नहीं, जो गिर दिखा तो गए थे और रोका गया था। तो अब वो स्थिति है। अब उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि उनकी ताकत, इनकी ताकत, तो ये ताकत का ही तो मसला है। नहीं, लेकिन उनको कुल मिलाकर पूरे गठबंधन को यह तय करना है कि वो इस लड़ाई को एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ना चाहते हैं या आपस में ही लड़ना चाहते हैं। अभी 2024 के चुनाव का हिसाब आपको पता ही है, उनको भी याद होगा। सब पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव 2020 के अकॉर्डिंगली इस बार सीटों का बंटवारा होगा, या लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की परफॉर्मेंस का आकलन करते हुए सीटों का बंटवारा होगा। बिल्कुल फाइनल नहीं होता ना, वो सब चीजें बदल रही हैं, स्थितियां बदलती है। ठीक। और जो एक स्थिति इस वक्त बिहार में दिखाई दे रही है, मैं फिर से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर आ रही हूं। चिराग पासवान तो अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर ही रहे हैं, और खड़े करने भी चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त बिहार की स्थिति है आप वो देखें। हर दिन बिहार से 2 से 3 खबरें मैं पढ़ रही हूं, जहां पर कहीं मर्डर हो गया, कहीं लूट में मर्डर हो गया, कहीं पर राइवलरी में मर्डर हो गया। हर दिन बिहार के अलग अलग कोने से मर्डर की खबरें आ रही है। इस बार एक नेता को टारगेट करके कई राउंड फायरिंग की गई, और वारदात के बाद यहां से बदमाश बड़ी आसानी से फरार भी हो गए। बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट की हत्या की गई है।
ये वाकई में बिहार के लिए बड़ा बुरा समय चल रहा है। मैं यूं कहूं, बिहार के लिए तो चल ही रहा है, नीतीश जी के लिए भी बड़ा बुरा समय चल रहा है। एक के बाद एक मर्डर। बहल सर, इस पे आपसे देखिए, चर्चा शुरू बिल्कुल करते सही हुए। कह रहे हैं आप। 7 दिन में 16 मर्डर्स हुए हैं और साथ में इतने कॉन्सेंट्रेटेड मर्डर्स रोज होने दिन के अंदर, इस पिछले 24 घंटे में 4 इंसिडेंट्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि गोपाल खेमका के बाद, चाहे वो सीतामढ़ी थी जहां पे एक और कारोबारी को मारा गया, या फिर कनकट बाग था, या फिर कृष्णा नगर में जो दुकानदार को गोली मारी गई, या फिर मक्का का जो व्यापारी था उसको मारा गया, तो कहीं ना कहीं बिहार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है इस समय। और जब एलजेपी ने ये मुद्दा उठाया तो वो ये भी साथ में जोड़ा जा रहा है कि क्या डबल इंजन सरकार यहाँ पे वो चीज नहीं ला पाई जो यूपी के अंदर हो रहा है। तो यानी कि यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको रेप्लिकेट क्यों नहीं कर पा रही। यहां पे मुझे लगता है कि 3 रीजंस मेन होते हैं जिसकी वजह से अपराध बढ़ता है। सबसे पहला रीजन है पर्सनल रंजिश, यानी कि लैंड हो, चाहे वो कोई और बिजनेस कंपटीशन हो या कोई रीजन हो। और आपने देखा गोपाल खेमका का भी लैंड इशू पे ऊपर आया था। और दूसरा मेजर रीजन जो आता है वो आता है पॉलिटिकल राइवलरी, यानी कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये किया जा रहा है। और तीसरा आता है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, चाहे वो सैंड माफिया हो, चाहे वो लिकर माफिया हो, या फिर जो ये लेते हैं, फिरौती लेते हैं, किडनैपिंग्स होती हैं, उसके दौरान किया जा रहा हो। लेकिन मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट ये है इतने सारे इंसिडेंट्स बिहार इलेक्शन के कुछ पहले क्यों हो रहे हैं। और ये इलेक्शंस का मतलब है कहीं ना कहीं इन सब का कुछ ना कुछ लिंक है जो इन्वेस्टिगेट करके पता लगाया जाए क्या इसके पीछे भी पॉलिटिकल रीजंस हैं कि नहीं। और दूसरा, एलजेपी की जब हम बात कर रहे थे, चिराग पासवान की भी, तो इस समय एलजेपी और साथ में हम पार्टी, ये दोनों के कंपटीशन होगा कि कितनी सीट्स इनको अलोकेट की जाएं दोनों को। तो वैसे तो हम चाहती है कि मांझी जी चाहते हैं कि उनको 40 सीट्स मिले और वो 20 के लिए भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का जो रंजिश ऊपर भी आ रही है वो इस इशू पे लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा हटके कितनी सीट्स हमको अगले लेकिन आप इलेक्शन कह में रहे हैं कि मिलेंगी। ये इसका कोई बड़ा इसके पीछे कहानी भी हो सकती है। मैं इसे थोड़ा सा जातिगत आधार पर समीर जी लेकर आती हूँ। कौन नहीं कत्ल किया जा रहा है, बीट एनी कास्ट। आप देखिए, रमाकांत यादव हो, गोपाल खेमका हो, या फिर अभी ये जो सुरेंद्र केवट हो, पुट्टू खान हो, सब पुट्टू खान हो, तो आप जिसकी बात करें हर कोई मारा जा रहा है। देखिए, चिराग पासवान तो लगातार वही कानून प्रशासन पर ही नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे हैं। और चिराग पासवान ने जो संदेश दिया है वो बहुत स्पष्ट है कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भाई वो मोदी तो पुरानी बात हो गई ना। नहीं, लेकिन वो लागू तो कर ही रहे ना स्टेट में। वो मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कह रहे, वो नीतीश कुमार के कानून प्रशासन पर प्रश्न उठा रहे कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है। गृह मंत्रालय किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है ना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है ना। वो उन्हें याद है या नहीं, ये आपको पूछना पड़ेगा। और वो ये याद दिला रहे नीतीश कुमार को, भाई 2020 में मैंने कैसे बैंड बजाई थी आपकी, 42 सीटों पर लाकर नीतीश जी को वो दिया याद है या नहीं कि वो गृह मंत्री हैं, ये आपको पूछना पड़ेगा उनसे। निश्चित रूप से। तो मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान बहुत अच्छे राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। मांझी की परेशानी है कि भाई चिराग पासवान भी दलितों की राजनीति करते हैं और मांझी भी दलितों की राजनीति करते हैं। मांझी तो अब गठबंधन धर्म का याद दिला रहे हैं। मांझी जी भूल गए जब 20 मई 2024 को नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तो उन्होंने कितनी तारीफ की थी नीतीश कुमार की। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने बिहार को स्वर्ग बना दिया है। और एक साल बाद जब 20 फरवरी 2015 को उनको इस्तीफा लिया, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो उन्होंने कहा कि लालू के जंगल राज में और नीतीश के शासन में कोई फर्क नहीं रहा। नीतीश ने तो महाजंगल राज बिहार को दिया है। उसके बाद लगातार तो सर हमें ये भी तो याद रखना होगा ना कि कर तो सब पॉलिटिक्स ही रहे, राजनीति कर रहे हैं। एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं। आपसे मुझे बहुत आपत्ति है, आपसे मुझे बहुत आपत्ति है। आप नीतीश कुमार जी पर इतनी चर्चा करते हैं, एक दिन बताइए तो सही नीतीश कुमार कहाँ है? जो आदमी है ही नहीं उसके बारे में आप इतनी चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों नहीं है? नहीं, तो इसको ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको बताना चाहिए कि नीतीश कुमार जी हैं कहाँ। इतनी क्राइम की बात हो रही है। और दूसरी बात, आपने उनकी बारीक बात नहीं समझी समीर जी की। समीर जी ने तो ऐसी बात कर दी जो नतीजे जैसी बात कर दी। उन्होंने एक नारा बोला कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तुम्हारी खैर नहीं। ये जब राजस्थान के चुनाव में ये नारा बना था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, उसके नतीजे देखिए और समीर साहब की बात को बिहार के रेफरेंस में समझिए।
ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप इस पर कुछ हर्षवर्धन जी कहना चाह रहे थे? नहीं, मुझे भी ये लगता है जो है वो स्थिति जो समीर जी कह रहे हैं वो बहुत हद तक होता हुआ दिख रहा है। नहीं, मैं इसकी कह रही हूँ, किलिंग्स जो हो रही हैं सारे, मतलब इसमें किसी जाति का इसका कोई एंगल? मैं बार बार ये कह रहा सिर्फ crime। हूँ, जो अभी बहल साहब ने कहा ना, वो मन में सवाल आता है कि भाई अचानक क्यों बढ़ गया। तो मैं बार बार कहता हूं चुनाव के समय अगर कमजोर शासन है तो ये बढ़ता ही बढ़ता है। अब उससे आगे की बात है, अगर ये किसी भी वजह से बढ़ गया हो तो उसको कम करने की, पकड़ने की, जांच करने की, चिन्हित करने की जिम्मेदारी किसकी है? श्रीमान नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बिहार।